बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा लेक्चर है हमारा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन नशोनुमा को कहते हैं। उर्दू में रिप्रोडक्शन का मतलब नशोनुमा, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी रिप्रोडक्शन के मीनिंग हम लेंगे कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल की प्रोडक्शन। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इंसान है, वो अपनी इंसान एक स्पीशी है तो अपने ही जैसे जनरेशन पैदा करता है, अपने ही जैसी नस्ल पैदा करता है, तो ये प्रोडक्शन है सेम स्पीशीज की। इसी तरह से हम डॉग को देख लें, बफेलो को देख लें, गोट को देख लें, ठीक है, हिरन को देख लें, ये सब अपनी ही स्पीशीज की प्रोडक्शन करती हैं। इसी तरह से हम गंदम का दाना ज़मीन में लगाते हैं, बोते हैं ज़मीन के अंदर, तो उससे गंदम का पौधा ही तैयार होता है, तो वही स्पीशी तैयार होती है जो हम ज़मीन के अंदर डालते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि सेम स्पीशीज प्रोड्यूस करना, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है, बेनिफिट भी कोई है या नहीं है? तो हम देखते हैं, हमें इसके 2-3 बेनिफिट नजर आते हैं। एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है कि एक स्पीशीज है वो अपने इंडिविजुअल पैदा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो नस्ल दर नस्ल उसकी जो है वो स्पीशी बरकरार है। 100 साल, 200 साल, 400 साल टाइम गुजरता जाएगा, लेकिन वो स्पीशी जो है मौजूद रहेगी कायनात में। अगर ऐसा ना हो तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीशी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हम देखते हैं म्यूल है, खच्चर, ठीक है, अब खच्चर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो अब एक म्यूल तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उससे जनरेशन आगे पैदा नहीं हो रही, तो वो खत्म हो जाए, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हम देखते हैं, जो हमारे पास इंसानों में अगर देखें, जिस तरह से खुसरा है इंसानों के अंदर, उन्हें क्यों खुसरा कहते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, तो उनकी नस्ल आगे नहीं चल सकती। एक तो ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है। दूसरी, ट्रांसमिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि आपकी शक्ल जो है वो आपके पेरेंट्स से मिलती है। अगर आपके वालिद साहब को हम जानते हैं तो हम कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि तू फलां का बेटा है, और आपको नहीं देखा हमने, तो हम कहते हैं कि लगता है कि तू फलां का बेटा है। क्यों? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होकर जो आपके अंदर आया, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स से आपके मैच कर रही होती हैं, आपके वालिदैन से मैच कर रही होती हैं, जिनकी बुनियाद पे हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि यार तू फलां का बच्चा लगता है मुझे। ठीक हो गया। तीसरा इसका जो सबसे अहम काम है, इट इंश्योर्स ट्रांसमिट ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर। रिप्रोडक्शन का ये भी फायदा है कि जो कैरेक्टर फायदेमंद है, जो कैरेक्टर इंसान को या किसी भी स्पीशी को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसमिट होते हैं, वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। कैसे? जिस तरह से अगर कोई डिजीज किसी प्लांट को लग जाती है तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा, वो प्लांट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ मौजूद प्लांट जिस पर किसी बीमारी ने हमला नहीं किया, सेहतमंद है, उसके तमाम कैरेक्टर सेहतमंद है, उसी का बीज आप हासिल करके अगले साल उस जैसे बेशुमार पौधे आप हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ कुछ पौधे मर जाते हैं बीमारियों की वजह से या किसी भी वजह से, मौसमी हालात की वजह से, वहाँ जो पौधे बच जाते हैं उनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसी वजह से वो बच जाते हैं और वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे होते हैं, बढ़ाने में मदद देते हैं।
तो रिप्रोडक्शन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो फायदेमंद कैरेक्टर होते हैं वही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे होते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखते हैं कितनी है। दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है? फर्क हमने देखा है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कहता है कि इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स के मिलाप से जो जनरेशन डेवलप होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आती है। अब ये गैमेट्स क्या है? गैमेट्स को हमें समझना होगा। इसमें दो जीन्स हिस्सा लेती हैं, एक नर और दूसरा मादा। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि गैमेट्स दो किस्म के सेल होते हैं, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते ही इसीलिए कि इसमें दो किस्म के अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनके सेल्स फ्यूज होते हैं और उस फ्यूजन के नतीजे में न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो जाता है, नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर दो अपोजिट जेन्स हिस्सा ना लें, दो अपोजिट जेन्स हिस्सा ना लें और उनकी फ्यूजन इस तरह से ना हो तो फिर वो सेक्सुअल नहीं होगी, क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। जिस तरह से हम इंसान हैं, दो अपोजिट सेक्स हिस्सा लेते हैं और वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा है। जबकि हम देखते हैं जिस तरह से हमने गंदम का पौधा ही आप देख लें या अमेबा को देख लें या आप प्लेनेरिया को देख लें या इसी तरह से आप बैक्टीरिया को देख लें, वो अपनी जनरेशन बना रहा होता है, सिंगल सेल होता है, वही डिवाइड होता है, डिवाइड होने के नतीजे में दो सेल बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई फ्यूजन नहीं हो। इसी तरह से हम जो गुलाब का पौधा है उसकी जनाब हम टहनी को काटते हैं, काट के जमीन में गाड़ देते हैं, उसी जैसा प्लांट हम हासिल कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स सेल्स हिस्सा नहीं ले रहे, दो गैमेट्स हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दूसरा, प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। और ये क्या करती है? एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे पेरेंट हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उनके बच्चे पैदा करती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हम देखते हैं कि फर्ज करो आप चार बहन भाई हैं, एक ही पेरेंट्स हैं, वालिद और वालदा एक ही हैं, उनके चार बच्चे हैं, चारों मुख्तलिफ किस्म के हैं, कलर में मुख्तलिफ होंगे, हाइट में मुख्तलिफ होंगे, जहानत उनकी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वैरायटी उनके अंदर पाई जाएगी, हालांकि दोनों के वालिदैन एक जैसे हों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये खूबी है कि इसमें एक तो बेहतर वैरायटी आ जाती है। देखिए, हम चार बहन भाई हैं, अगर उनमें से दो ज़हीन हैं, दो एक जो है वो बहुत ही कम जहन वाला है, एक बहुत ही हल्के जहन का है, तो जो ज़हीन है वो अपनी मेहनत से, जहानत से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, वो सरवाइव कर सकेंगे। जो कमज़ोर है, कम जहन वाला है, वो अगर मेहनत भी नहीं करेगा या कमज़ोर जहन की वजह से वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पीछे रह गया तो दो या तीन तो सरवाइव कर रहे हैं, वो तो आगे निकल रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें वैरायटी आ जाती है, बेहतर से बेहतर इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स के सेक्स मिलकर एक नई वैरायटी भी वो क्रिएट कर रहे होते हैं। एक नया इंडिविजुअल जो डिफरेंट वैरायटी का होता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, वो भी सामने आ जाता है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें हम देखते हैं बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप है और इसमें इंडिविजुअल एक से दो इंडिविजुअल के अंदर तकसीम हो जाता है माइटोसिस की मदद से। इसमें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मुदाखलत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस का होना जरूरी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के जरिए हो जाती है। तो इसमें इंडिविजुअल तकसीम होता है डिवीजन इनटू टू, दो के अंदर तकसीम होता है। किन किन इंडिविजुअल्स के अंदर या स्पीशीज के अंदर ये होती है, ये प्रोकैरियोट्स में हमें नजर आती है बाइनरी फिशन, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी नजर आती है, इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में भी नजर आती है। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं ये कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। और ये प्रोकैरियोटिक की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इनके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता, मखसूस न्यूक्लियस नहीं होता। जिस तरह से हमारे पास हम देखते हैं एक बैक्टीरिया है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ऐसे पड़ा होता है, इसी को हम न्यूक्लियस मान लेते हैं। कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता, मखसूस न्यूक्लियस नहीं होता, सेंटर में जाके कहीं डीएनए पड़ा होता है तो हम उसको ही न्यूक्लियस मान लेते हैं। ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले बाइनरी फिशन करते हुए बैक्टीरिया सबसे पहले अपने आप को डुप्लीकेट करता है। क्या करता है? डुप्लीकेट करता है। ये बैक्टीरिया की कॉपीज पड़ी हैं, ये अपने आप को सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा, अपनी जैसी कॉपीज तैयार करेगा। अपनी जैसी डीएनए जब कॉपीज तैयार करता है तो इसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। अपनी जैसी कॉपीज तैयार करने के बाद फिर क्या होगा, ये कॉपीज दो मुख्तलिफ पोल्स की तरफ चली जाएंगी। स्पेस कम है, जरा मैं छोटा करके बना रहा हूं थोड़ा सा। दो अपोजिट पोल्स की तरफ ये कॉपीज चली जाएंगी। कुछ कॉपीज इधर आ जाती हैं और कुछ कॉपीज इसकी इधर आ जाएंगी, इस पोल की तरफ। अब दो मुखालिफ पोल्स की तरफ जाने की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आधा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, हाफ साइटोप्लाज्म इस तरफ श्रिंक कर जाएगा और बकिया साइटोप्लाज्म जो होगा वो इस तरफ श्रिंक कर जाएगा। तो दरमियान में साइटोप्लाज्म की कमी हो जाएगी। उस कमी के नतीजे में जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगी, अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देगी। इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेट हो जाना। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेजिनेट हो जाना। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस जाएगी। सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ धंस जाना क्या कहलाता है? इन्वेजिनेशन कहलाता है। इस इन्वेजिनेशन के नतीजे में दो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो जाएंगे और दोनों के अंदर डीएनए मौजूद होगा। दोनों ही पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होंगी। तो
तो इस तरह से हमारे पास देखें एक बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया में तकसीम हो गया और जो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी वो दोनों डॉटर बैक्टीरिया बिल्कुल अपने पेरेंट से मुमासलत रखते हैं। तो एक बैक्टीरिया का दो डॉटर बैक्टीरिया में तकसीम होना क्या कहलाता है? डिफिशन कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरह से बाइनरी फिशन होती है। अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन ऐसे यूकैरियोट्स जो यूनिसेलुलर हो, और ऐसे यूकैरियोट्स की मिसाल जो यूनिसेलुलर हो हमारे पास है जी अमेबा की मिसाल। अमेबा हमारे पास एक इंडिविजुअल है जो यूनिसेलुलर है, ये उसके अंदर साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, ये हमारे पास फर्ज करो अमेबा है। तो अमेबा एक से दो में तकसीम होने से पहले सबसे पहले इसके जो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस के जरिए डिवीजन होती है और ये न्यूक्लियस एक से दो में टूट जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? एक से दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है और इस तरह से दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं माइटोसिस के नतीजे में। अब एक न्यूक्लियाई इस पोल की तरफ जाना शुरू कर देता है, दूसरा न्यूक्लियाई इस पोल की तरफ आना शुरू कर देता है और एक अमेबा कुछ वक्त के बाद दो अमेबा में तकसीम हो जाती है। ये न्यूक्लियस एक से दो हिस्सों में तकसीम हो गया माइटोसिस की मदद से और हर डॉटर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद, उसके गिर्द साइटोप्लाज्म मौजूद। तो इस तरह से अमेबा भी बाइनरी फिशन की मदद से एक इंडिविजुअल से दो डॉटर इंडिविजुअल में तकसीम हो जाता है। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर ये मेथड देखा जाता है। इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी ऐसा होता है। इनवर्टिब्रेट जिस तरह से प्लेनेरिया है हमारे पास, प्लेनेरिया दो बराबर हिस्सों में टूटता है और एक से दो इंडिविजुअल बन जाते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर जो पार्ट नहीं होते वो दोबारा से डिवेलप हो जाते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगा हूं। ये हमारे पास एक प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट थोड़ा इससे श्रिंक कर रहा है। श्रिंक करते हुए ऐसा ऐसा ये पार्ट जो है अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट कट कर गया। ये हमारे पास प्लेनेरिया यहाँ पर ये जगह बेंड कर रही है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है और ऐसा ऐसा यहाँ से ये कट हो जाता है। अब एक से दो इसके पार्ट बन गए। एक इंडिविजुअल था, एक पार्ट ये और दूसरा ये। ऐसा ऐसा उसके बाद ये इंडिविजुअल अपना जो लोस्ट पार्ट है उसको डेवलप कर लेता है। जिस तरह से पहले इसका हिस्सा मौजूद था इसी तरह से अपने अंदर ये डेवलप कर लेता है और ऐसा ऐसा इसके अंदर भी वो चीजें बनना शुरू हो जाती हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं थी। तो इस तरह से दो डॉटर इंडिविजुअल बनते हैं प्लेनेरिया के अंदर भी और ये दोनों वक्त गुजरने के साथ दो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्लेनेरिया में बाइनरी फिशन इस तरह से होती है। एक प्लेनेरिया वक्त गुजरने के साथ साथ
दो प्लेनरी के अंदर डिवाइड हो जाता है और अपने लोस्ट पार्ट को मुकम्मल कर लेता है। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिशन का जो मेथड है हमने 3 डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल्स के अंदर देखा। हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर के अंदर हमने अमीबा के अंदर इसको देखा, और इनवर्टिब्रेट्स में हमने प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिशन को स्टडी किया। अब आपसे मेरा ये सवाल है, इतनी देर से आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि हम रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक इंडिविजुअल है, क्या वो रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता? सारे इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कर सकता है। नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कर सकता हूं। अब मैं हूं, रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूंगा? मैं एक इंडिविजुअल, एक जानदार, आप भी एक जानदार हैं। आपको रिप्रोडक्शन अगर आप ना करें तो क्या आप जिंदा नहीं रह सकते? अभी आप कह रहे थे नहीं रह सकते। भाई एक इंडिविजुअल है, वो रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? मालूम हुआ जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। एक स्पीशीज है, जिस तरह इंसानों की स्पीशीज है, क्या रिप्रोडक्शन के बगैर स्पीशी सरवाइव कर सकती है? स्पीशी सरवाइव कैसे नहीं कर सकती? हाँ जी, अगर स्पीशी रिप्रोडक्शन ना करे तो वो नए इंडिविजुअल कैसे पैदा करेगी? और जब नए इंडिविजुअल पैदा नहीं होंगे तो उसकी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। उसकी तो नस्ल ही। लिहाजा किसी भी स्पीशी को जिंदा रहने के लिए, अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत अभी तो कह रहा नहीं होती। रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।